अगर आपको पता चले। राहुल श्रीवास्तव जी, राज्यपाल खबरों में रहे हैं। जब यूपीए की सरकारें थी तब भी ये इल्ज़ाम लगते थे, उसके पहले एनडीए, उसके पहले संयुक्त मोर्चा की सरकार, उसके पहले नरसिम्हा राव की सरकार। आज तक एक व्यवस्था बन नहीं पाई है जिसमें राज्यपाल के फैसलों पर उंगली ना उठे। कभी मुंबई का फैसला आता है, कभी कोई और फैसला। संविधान के कस्टोडियन सुप्रीम कोर्ट वाले बार बार अपना दखल देते हैं, पर कुल जमा ये लगता है कि केंद्र वाले इस बात की संतुष्टि नहीं कर पाते हैं, इस बात से सामने नहीं बिठा पाते हैं कि कई राज्य हैं जहां पर सरकारें उनकी विपक्षियों की हैं। पहले भी देखा है, अभी भी देख रहे हैं। देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अगर डिबेट्स को देखा जाए तो उसमें बहुत सारे सज्जन ऐसे थे जो 1949 में बहुत ज्यादा इस पर बात हुई है गवर्नर माल में, जो कि उस समय ऐसे गवर्नर्स जो कि इंग्लैंड में क्वीन को रिपोर्ट करते थे, उनको लेकर के बहुत नाराजगी थी। तो उन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में तमाम बार यह पूछा कि साहब ये गवर्नर क्यों, ये पूछा कि साहब अगर मेरा कोई एक मिनिस्टर काम करता है, कोई फैसला लेता है, तो वो गवर्नर को क्यों इन्फॉर्म किया जाए, क्यों गवर्नर के हक है कि वो मेरी सारी चीजों का एनालाइज किया जाए। आज की जितनी कुरीतियां जो हम गवर्नर को लेकर के सुन रहे हैं, उन सब पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक तरह से सवाल उठाए गए थे। और उन सवालों के जवाब के सवालों के बावजूद क्या हुआ कि इवेंचुअली गवर्नर का जो एक रोल था वो पैदा हुआ। उसमें बहुत सारे लोगों के संशय ये भी थे कि इट वॉज अ यंग नेशन, इट वॉज कॉलोनियल प्रथाओं से निकल रहा था। बहुत सारे लोग ऐसे थे और राज्य ऐसे थे जो कि भारत में विलय पूरी तरह नहीं चाहते थे। तो केंद्र का एक रिप्रेजेंटेटिव हो वो मामला, और कहीं ऐसी कोई कानूनी सरकार, राज्य सरकारें कुछ ऐसा ना कर दें जिसके कारण से भारत का जो एक रिपब्लिक बड़ी मुश्किल से जोड़ा गया है वो ना हो, इसलिए गवर्नर की पोस्ट को लाया गया। तो मैं जो कहूंगा कि मेरी जो बहुत सारी यादें हैं गवर्नर लेकर के, मेरी 1991 में एक याद है, सरदार सुरजीत सिंह बरनाला साहब थे। बरनाला साहब को 1989 के पंजाब चुनावों के टाइम पे मैंने 2-3 बार इंटरव्यू किया था। तो वो गवर्नर हो गए थे तमिलनाडु के, और तमिलनाडु के गवर्नर होते हुए उनको कहा गया कि साहब आप एक रिपोर्ट फाइल कर दीजिए कि यहां पे फिट केस है, कि यहां पे एक रिपोर्ट भेज दीजिए कि वो सरकार निकाली जाए, यहां पे प्रेसिडेंट रूल लगना है। सरदार सुरजीत सिंह बरनाला ने यह करने से मना कर दिया कि 356 के तहत मैं ऐसी रिपोर्ट नहीं भेजूंगा। और इसके कारण क्या हुआ कि उन पे दबाव बहुत ज्यादा बना और उसको लेकर के उनको रिजाइन करना पड़ा गवर्नर के पद से। ये एक शाइनिंग एग्जाम्पल है, जो कि एक पॉसिबिलिटी है कि क्या ऐसा हो सकता है कि केंद्र द्वारा अपॉइंटेड आदमी केंद्र को कह दे कि साहब आप जो कर रहे हैं वो गलत है, वो मैं उससे एग्री नहीं करता हूं। ये पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल है सौरभ, ये किताब नहीं। आपने जिस तरह शुरू किया उसमें कहा, पहले पेज पे लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो ये पोस्ट उसी के अंदर के पन्नों में बड़े सारे कानूनों के साथ प्रेजेंटेड एक पोस्ट है। और उस पोस्ट का जितना मिसयूज अगर आप देखें सौरभ, तो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स को पढ़ना चाहिए कि किस तरह से इसका मिसयूज हुआ है और ये गवर्नर की पोस्ट किस तरह से चलती रही है। तो अगर आप पहला केस देखें तो बी रामकृष्ण राव साहब थे, पहले गवर्नर थे कि जिनको डिस्क्रेडिट मिला कि अप्रैल 1957 के महीने में सीपीआई की सरकार थी नंबूदरी साहब की, और इंदिरा गांधी जी वहां पे वायलेंस हुई 2 बिलों को लेकर के, एक थी लैंड सीलिंग को लेकर के, एक और एजुकेशन को लेकर के। केरल में हिंसा होती है, उस समय इंदिरा गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष थी, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, और इंदिरा जी कन्विंस करती हैं नेहरू जी को, कहा जाता है इत्तेफाक द्वारा, कि ये फिट केस है, सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए। सीपीआई को रोकने का एक बहुत बढ़िया तरीका था ये, और सरकार बर्खास्त होती है। गवर्नर साहब को कहा जाता है कि आप एक रिपोर्ट दीजिए। ये ऐतिहासिक चीज है सौरभ की, सोचिए कि 1947 में 10 साल बाद आजादी के कॉन्स्टिट्यूशन आने के 7 साल बाद ऐसा हो रहा था कि उन दिनों फैक्स था नहीं। हमारे पत्रकारिता जब शुरू की तब फैक्स नहीं था, ईमेल नहीं था, कुरियर्स नहीं थे। तो राजभवन के ऑफिशियल को आना था रिपोर्ट को लेकर के दिल्ली एयर चार्टर से। एयर चार्टर केरल में ट्रिवेंड्रम में नहीं था, तो इस कारण से एक आईबी के ऑफिसर को दौड़ाया गया वहां से लेकर के रिपोर्ट को चेन्नई,
और चेन्नई में आकर के गृह मंत्री को उस आईबी के ऑफिसर ने वो रिपोर्ट पढ़ी कि ऐसा ऐसा लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेकडाउन है और इसके कारण से यहां पे सरकार की बर्खास्तगी होनी चाहिए, 356 का इस्तेमाल होना चाहिए। और उस समय उस गवर्नर की उस रिपोर्ट पे जो टेलीफोन पे पढ़ी गई थी, पहली इस देश की 356 के तहत गवर्नर के कहने पे रिपोर्ट पे एक केंद्र निर्देशित रिपोर्ट के बाद सरकार गिराई गई। उसके बाद सौरभ इतने अगली एग्जाम्पल्स हैं इस देश के अंदर, जहां तक गवर्नर का ऑफिस है, ऐसा नहीं है कि राज्य सरकारें गवर्नर को ऑपोजिशन के होने के कारण या पॉलिटिकल कारणों से नहीं करती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो एक इस देश का जो इलेक्टोरल मैंडेट है उसका वायलेशन में गवर्नर्स का एक अहम रोल रहा है। और कहीं ना कहीं इस देश को आज नहीं तो कल ये निर्णय करना पड़ेगा कि एक रिव्यू होगा जिसके तहत ये देखना पड़ेगा कि गवर्नर क्यों हो, किस लिए हो और वो उसकी ताकतें कहां पे हो। आप ये सोचिए कि बूटा सिंह नाम के जो शख्स थे, जिनके कारण मेरे ख्याल से गवर्नर के पद को लेकर के ऐसी भर्त्सना केंद्र सरकार की और सरकार की कभी नहीं हुई, इतनी ज्यादा भर्त्सना सौरभ की उस समय के राष्ट्रपति जो थे एपीजे अब्दुल कलाम, उन साहब को भी यह परेशानी का सबब बन गया था कि उन्होंने एससी का जो एसएम खान साहब थे उनके प्रेस सेक्रेटरी, उन्होंने बाहर आके खुद हमें को बताया था कि साहब ये राष्ट्रपति जी इस मामले पे रिजिग्नेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो 5 जजों की बेंच थी साहब, वाई.के. सब्रवाल जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उस टाइम के, उनका कहना था ऑल कैनन्स ऑफ प्रोप्राइटी हैव बीन थ्रोन टू विंड। यानी ये गवर्नर के लिए कहे जाने वाले शब्द है, उस समय की सरकार के लिए भी ये कहा गया कि सरकार को ये वेरीफाई करना चाहिए था कि जो नीतीश कुमार जी के सरकार बनने में लेकर के जो डिसोल्यूशन की बात रिकमेंड कर दी कैबिनेट ने, वो कैसे हो सकती है। अब देखिए उसमें मजेदार बात देखिए कि जब ये रिकमेंडेशन दी गई बूटा सिंह जी के द्वारा, तो 2 रिपोर्ट उस टाइम पे उन्होंने भेजी थी। एक आखिरी जो थी वो मार्च 21 को भेजी गई थी और उससे पहले एक भेजी गई थी अप्रैल 27 को 2005 में।